नमस्कार। मेरा नाम आयुष है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम यूजीसी नेट पेपर वन के जो यूनिट्स हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। और हमने 3 क्लास अभी तक हमने अपलोड किया है टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ। और संभवतः 4 से 5 क्लास और होंगे इसमें, जिसमें हम पूरा यूनिट्स को कवर करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल हमने जो एडोलेसेंट और एडल्ट हैं लर्नर, उसके बारे में चर्चा किया था। और आज जो है हम टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट लर्नर सेंट्रिक मेथड पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि ये हिंदी में नोट्स बनाया गया है। तो ये मुख्य रूप से जो क्लासेस हैं वो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हैं, जो कि स्टेट बोर्ड से हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, उनके पास कोई कोई विशेष सुविधाएं नहीं है। तो उनके लिए ये सारा मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में बताऊँ कि मेरा नाम आयुष है। मैं कई बार मैंने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। वर्तमान में मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो जब मैं यूजीसी नेट एग्जाम दे रहा था तो कई बार मुझे लगा कि जो टीचर हैं वो अंग्रेजी में नोट्स बनाते हैं, उसका अनुवाद हिंदी में करते हैं और बोल पढ़ाते भी अंग्रेजी में ही है, सामान्यतः ऐसा। और बहुत लेंदी होता है। तो मैंने सोचा कि एक एक रास्ता निकाला जाए इससे कि आसानी हो जो वर्नाकुलर बैकग्राउंड के बच्चे साथी हैं उनके लिए। तो शुरू करते हैं। क्योंकि ये पूरा आप जब पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें आपको आपको पता होगा कि हमने एकदम आसान भाषा में, पॉइंटर में, टू द पॉइंट में जो है, हमने सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स को तैयार किया है, आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पूरे टॉपिक्स को तैयार करने में मैंने 3 किताबों का सहयोग लिया है, पियर्सन का, अरिहंत का और एक दृष्टि का, है ना। जैसे कि मतलब हर एक चीज आपके साथ आसानी से मतलब सहूलियत से आसान भाषा में पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आपसे एक निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए जो भी अच्छा लगे आपको। टेलीग्राम पे जो चाहिए तो आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो टीचर सेंट्रिक मेथड्स हैं। कल हुआ क्या था, कल हमने वीडियो बनाई थी और कल जो है लगभग 1 घंटे का वीडियो बन भी गया था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट मेरे साइड से था कि उसमें जो है आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो 1 घंटा का वीडियो बनाया हुआ व्यर्थ चला गया। तो मैं फिर से इसको प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार जो है वो सारा टॉपिक्स कवर कर लूँ जो कल किया था। तो जो टीचर सेंट्रिक टीचिंग मेथड्स है, वो जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि शिक्षकों को केंद्र में रख के जो भी विधियां होंगी उसको शिक्षक केंद्रित विधि कह सकते हैं। तो हम अपना पैड कनेक्ट कर लें, टीचिंग पैड, जिससे कि आसानी होगी आप तक चीज़ों को रखने में। हाँ, तो कहाँ था हम, कहाँ था मैं कि ये जो टीचिंग सेंट्रिक टीचर सेंट्रिक जो टीचिंग है वो, हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि शिक्षक ही ज्ञान के प्रमुख स्रोत होता है। इस दृष्टि में शिक्षक जो होता है वही ज्ञान का प्रमुख स्रोत होता है और शिक्षण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। बस ये 2 पॉइंट याद रखना है। छात्र, अब चूंकि ये दोनों ही केंद्र में होंगे तो छात्र निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 2 चीजें हैं कि शिक्षक केंद्रीय शिक्षण विधियां जो है, इसमें 2 चीजें हैं। शिक्षक ही ज्ञान का मुख्य स्रोत होता है, शिक्षण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, और छात्र निष्क्रिय रूप से जानकारी ग्रहण करते हैं। ठीक है। इसका जो आधार है वो है अनिवार्यतावाद और शाश्वतवाद। शाश्वतवाद मतलब क्या होता है, जो मतलब शुरू से चलता आ रहा है, प्राचीन है, मतलब आदिकाल है, आदिकाल से जो आ रहा है उसको शाश्वतवाद कहते हैं, है ना। इसकी जो मुख्य विशेषता क्या है, शिक्षक ज्ञान का केंद्र होता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। छात्र निष्क्रिय होते हैं, है ना। शिक्षक जो है ज्ञान का केंद्र होता है, टीचर एज नॉलेज ऑथोरिटी। ठीक है। छात्र निष्क्रिय होते हैं, पैसिव लर्नर्स।
शिक्षक सूचना प्रदाता और मूल्यांकन करता होता है, ठीक बात है। कि अब टीचर ही टीचिंग मेथड्स का यूज कर रहा है, टीचर सेंट्रिक टीचिंग मेथड्स का। तो जो टीचर होगा वो तो सूचना देगा ही। प्रदाता मतलब क्या? सूचना देने वाला, है ना। इसको और हम और आसान कर दें तो देने वाला, सूचना, देखिए ये हो गया ना, देने वाला। आप इसको वाला पढ़ लीजिएगा। और मूल्यांकन करता होता है, मूल्यांकन मतलब असेसमेंट एवलुएटर, ठीक है। पाठ्यक्रम और नियंत्रण शिक्षक के हाथ में होता है, ठीक है। जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम मतलब क्या? करिकुलम। और जो नियंत्रण है वो शिक्षक के हाथ में होता है। अधिकतर योगात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन मतलब क्या होता है? अब जैसे कि देखिए, बस यही की पॉइंट्स को पकड़ना है, समझ रहे हैं ना, यही की पॉइंट्स को पकड़ना है, इसी से सवाल पूछे जाएंगे। योगात्मक का मतलब वो होता है जो एग्जाम के बाद, मतलब जो सिलेबस जो कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद जो मूल्यांकन होता है उसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जो अंतिम में जो मूल्यांकन होता है, अंतिम में जो मूल्यांकन होता है अंतिम में जो मूल्यांकन होता है उसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जो सिलेबस आपका जब कंप्लीट हो जाता है तब, है ना, मूल्यांकन होता है तो उसे योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। तकनीक का कम उपयोग होता है क्योंकि ये प्राचीन विधि है, तो इसमें तकनीक का समावेशन नहीं होता है। प्रमुख विधियां पे आते हैं। ये तो हमने ओवरऑल देख लिया कि ये शिक्षण विधि में क्या होता है। अब ओवरऑल हम देखते हैं कि इसकी विधियां क्या क्या है। तो इसमें जो है पहला विधि है व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड। शिक्षक द्वारा एक तरफा ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। एक स्वाभाविक है। अब व्याख्यान व्याख्यान कौन देता है? टीचर ही देता है ना। व्याख्यान जो है, ये व्याख्यान विधि जो है क्या है? व्याख्यान क्या होता है? व्याख्यान वो होता है जो टीचर देता है। तो टीचर क्या देगा? एक तरफा ही ज्ञान देता है ना। बड़े समूह के लिए उपयोगी होता है। स्वाभाविक बात है कि अब 500 एक ऑडिटोरियम में 500 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसके लिए जो बहुत उपयोगी है, जहाँ पे ज्ञान दिया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि दोहरी कम सहभागिता होती है। यानी अ, मतलब कम जो छात्रों की तरफ से है वो कम सहभागिता होती है। आप समझ रहे हैं ना, टीचर ही बोलेंगे तो स्वाभाविक ही कम सहभागिता होगा। वन वे कम्युनिकेशन होता है, ऐसा कि हमने ऊपर ही देख लिया कि इसका जो ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या होगा? वन वे कम्युनिकेशन होता है। अब देखिए व्याख्या सह प्रदर्शन विधि, है ना, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन विधि। समझ बढ़ाने के लिए प्रदर्शन। अब देखिए होता क्या है, एग्जीबिशन लगाना। जैसे कि देखिए, मैं गांधी फेलो भी रहा हूँ, तो हम जब सोसाइटी में काम करते थे तो सोसाइटी हम लोग का प्रेजेंटेशन होता था हर एक 6 महीने पे। तो हमको जो है अपने काम को एक चार्ट पेपर पे बनाना होता था, कुछ क्रिएटिव, है ना। लिखना नहीं होता था, कुछ क्रिएटिव बनाना होता था। मतलब कि अपने काम 6 महीने के जर्नी को हम चार्ट पेपर पर दिखाएं, है ना। अब जो है हम उसको एग्जीबिशन लगाते थे एक रूम में। हमने सारे उसके दीवार पे जो है हम पोस्टर वगैरह लगाते थे, और हम सब लगाते थे, मतलब लगभग 20-25 लोग थे, तो पूरे क्लास सज जाता था। और फिर जो है कुछ हायर अथॉरिटी आती थे, तो फिर उनको समझाते थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। तो चुपचाप सुनते थे, हम बताते थे। तो उसका यही है कि व्याख्यान सह प्रदर्शन, यानी लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। यानी आप जो है उनको बता रहे हैं, समझ बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमने पूरे 6 महीना में हमने ये किया, हमने ये किया, मतलब एक प्रदर्शन के माध्यम से, है ना। और ये जो है विज्ञान और प्रयोगात्मक विषयों में उपयोगी है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि विज्ञान और प्रयोगात्मक विषय में वो कितना उपयोगी है। तो ये एक विषय ये हो सकता है ना। सवाल हो सकता है कि बताइए कि विज्ञान प्रयोगात्मक विषयों में कौन सा मेथड जो है उपयोगी होता है। ऑप्शन दे देगा, ट्यूटोरियल विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्न उत्तर विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। तो हमको गलत नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न उत्तर विधि। तो प्रश्न उत्तर विधि हमने ऊपर भी देखा है कि सुकरात से प्रेरित है ना। प्रश्न उत्तर करके अपनी समझ को बढ़ाना। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, बताइए, जैसे कि आप मान लीजिए आप बिहार से हैं, तो मैं बताऊं कि बताइए बिहार में क्यों बाढ़ होती है। आपने उसका उत्तर दिया, मैं फिर उसको जानना चाहूंगा कि बाढ़ आती है तो फिर उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा बातचीत होगा तो एक समझ विकसित होगी, है ना। आप भी सोचेंगे, आपने जो तर्क दिया है, फिर मैं उस पर काउंटर करूंगा, फिर आप नया तर्क लेके आएंगे, है ना। मतलब अपने विचार को फिर बदलेंगे। तो इस तरीके से इस विधि को क्या बोलते हैं? सुकराती विधि, सुकरात विधि, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है कि सोच और तर्क से विकसित करता है।
सोच और तर्क को विकसित करता है ना। अब जैसे हम आपसे, जैसे हमने उदाहरण दिया ना कि जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो अ, वो जो है आप उसको अपने पॉइंट को और वैलिडेट करेंगे और उस पे चर्चा करेंगे, मैं उस पे आपसे ग्रिल करूंगा और पूछूंगा और बातचीत हमारी बढ़ेगी, तो आपकी जो सोच है और तर्क है उसको विकसित करेगा। जैसे कि एक उदाहरण भी ले लीजिए ना, कि जब हम आज से 5 साल पहले किसी बात पे हम समझते थे तो हमारी जो वैचारिकी थी वो उस स्तर पे नहीं थी जो उस स्तर पे आज है, या फिर जो आज है हमारी विचारकी वो 5 साल बाद नहीं रहेगी, 5 साल बाद और मजबूत हो जाएगी, है ना। और मजबूत हो जाएगी मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, मजबूत हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी। लेकिन जो आज है वो नहीं रहेगी। तो ये जो है, अगर हम अच्छे इन्वायरमेंट में रहेंगे प्लस मतलब इंक्लूसिव माइंड के साथ रहेंगे तो स्वाभाविक ही अच्छी होगी, और डल माइंड के साथ रहेंगे तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अगला चलते हैं। मतलब थोड़ा मैं जजमेंटल बात बोल रहा हूँ लेकिन ये सच्चाई है। ट्यूटोरियल विधि है ना, ट्यूटोरियल विधि क्या है? छोटे समूह को व्यक्तिगत मार्गदर्शन करना, कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी है। ट्यूटोरियल जैसे कि आप नाम से ही आपको समझ में जाना चाहिए कि ट्यूटोरियल क्या होता है, कि जो अ, 4-5 जो लोगों का ग्रुप होता है उसको व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन, जैसे कोचिंग होता है ना, जब होम ट्यूशन आजकल हम लोग जब कॉलेज में थे, पटना में रहते थे, तो बहुत होम ट्यूशन का चलन था कि जो ग्रेजुएट करने वाले बच्चे हैं वो होम ट्यूशन दे रहे हैं। तो होम ट्यूशन जो है इसमें आता है ट्यूटोरियल विधि में। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि 5-7 लोग बैठे हुए हैं, कोई एक व्यक्ति आया और उसको टीच कर रहा है, ट्यूशन दे रहा है, कमजोर छात्रों के लिए उपयोगी होता है। एकदम सही बात है। टीम शिक्षक, है ना, टीम शिक्षण, एक से अधिक शिक्षक मिलकर पढ़ाते हैं। ठीक है, एक से अधिक शिक्षक मिलकर पढ़ाते हैं तो उसको टीम शिक्षक कहते हैं। विशेषज्ञता आधारित शिक्षण, है ना, विशेषज्ञता आधारित शिक्षण, स्वाभाविक है जहाँ एक से अधिक होंगे तो वहाँ पे कई लोग आ जाएंगे और उनकी जो अलग अलग विशेषज्ञता है उसकी आधार पे वो पढ़ाएंगे। अब इसकी सीमाएं पर बात कर लेते हैं कि छात्र की सक्रियता जो है कम रहती है, जैसे कि हमने ऊपर भी चर्चा किया कि छात्र की सक्रियता कम रहती है। रचनात्मकता को बाधित करती है, ये स्वाभाविक है, जहाँ सक्रियता कम होगी रचनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी जो है वो कम बाधित होगी। अब टीचर सिर्फ बोल रहा है, टीचर सेंट्रिक मेथड में जब टीचर बोलेगा हम सिर्फ सुनेंगे, तो सुनेंगे तो हम सिर्फ उसकी बातों को सुनेंगे, हम उसमें पार्टिसिपेट तो करेंगे नहीं। जैसा कि हमने ऊपर देखा उसमें लिखा हुआ है ना कि कम पार्टिसिपेशन होता है। तो छात्र सिर्फ सक्रियता मतलब सिर्फ सक्रिय रूप से सुनता है, उसकी सक्रियता कम ज्यादा होती नहीं है, वो डिबेट नहीं कर सकता है, वो सवाल एक स्तर के बाद नहीं पूछ सकता है, रचनात्मकता जो है स्वाभाविक बाधित होगी, एक तरफा शिक्षण है। तो इसकी ये सब सीमाएं हैं, ये सब इसका जो है कमियां हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और इससे जुड़ा और भी हो सकता है, क्योंकि हमने 3 ही दिया है। तो ये अब आपके कॉमन सेंस पे है कि अब सवाल पूछ दिया कि भाई इसकी कमियां क्या क्या हो सकती है, तो और भी 2-3 हो सकती है, तो आप उसको क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं। अपना बस टॉपिक पे अपनी जो बुनियादी सोच है, मतलब जो आपकी जो वो है उस आधार है उसको एकदम क्लियर करके रखना है। टीचर सेंट्रिक मतलब क्या? टीचर सेंट्रिक मतलब ये कि टीचर आधारित शिक्षण। अब टीचर आधारित शिक्षण क्या है कि टीचर ही सर्वोसर्वा होगा, विद्यार्थी का उसमें कुछ नहीं होगा। तो विद्यार्थी से जुड़ी हुई जो चीजें होंगी उसकी बेहतरी के लिए वो इसमें सीमाएं होंगी। सिंपल सी बातें हैं। अब आते हैं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां, लर्नर सेंटर्ड मेथड। इस दृष्टिकोण में छात्र सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होता है। ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना कि छात्र सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होता है और सक्रिय रूप से जो है ज्ञान का निर्माण करता है ना। लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। इसका आधार क्या है? रचनावाद, है ना। इसका आधार क्या है, क्यों बनाया गया है? रचनावाद की वजह से बनाया गया है। कंस्ट्रक्ट इसका मुख्य विशेषता क्या है? छात्र केंद्रित होता है। ठीक बात है, हमने ऊपर ही देख लिया। लर्नर एज सेंट्रल फिगर, ठीक है। सक्रिय सहभागिता होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, हमने देखा। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। सहयोगात्मक अधिगम होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है ना। तकनीक का उपयोग होता है, यूज ऑफ आईसीटी। आईसीटी एक टॉपिक भी है हमारा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सब उसके जो है विशेषताएं हैं। रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन जो है दोनों होता है ना। फॉर्मेटिव और सेमुलेटिव जो असेसमेंट है, एवल्यूएशन है, वो दोनों होता है। तो रचनात्मक और योगात्मक तो हमने देखा। रचनात्मक से क्या समझते हैं आप बताइए? रचनात्मक से क्या समझते हैं? जो बीच बीच में होता है ना। जो जो मूल्यांकन बीच बीच में होगा
बीच बीच में होगा, मतलब वो आपकी जो आधा, मतलब आपकी जो समझ है वो कितनी बनी है, उसको उसको जब हम मूल्यांकन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है। अब आते हैं प्रमुख विधियां पे। उधर भी वही देख लेते हैं, इधर भी देखते हैं। तो इसमें जो प्रमुख विधियां हैं वो चर्चा विधि है, डिस्कशन मेथड है। स्वाभाविक है, अगर स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स है तो वहाँ पे चर्चा तो होगी ही ना। तो विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। विचारों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या है, चर्चा विधि में विचारों का आदान प्रदान होता है, समूह अधिगम होता है, पियर्स लर्निंग होता है ना। इसमें क्या होता है, पियर्स लर्निंग होता है ना। तो पियर्स लर्निंग को ही समूह अधिगम कहते हैं। दूसरा है पैनल चर्चा। विशेषज्ञों के विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं पैनल चर्चा में, है ना। गहन समझ विकसित होती है पैनल चर्चा में। ठीक है। वाद विवाद, पक्ष विपक्ष में तर्क होता है। तीसरा है डिबेट, स्वाभाविक है। आलोचनात्मक सोच विकसित होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है इससे, है ना। विचार मंथन, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, अधिक से अधिक विचार उत्पन्न करना, रचनात्मकता बढ़ाना। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, विचार मंथन, मैं आपको जैसे बताऊं कि जैसे हम 5 लोग बैठ गए, ठीक है, और एक विचार को सामने ला दिया गया। अब बताया गया कि आप इस पर विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, डिबेट कीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए एक जो सबसे हॉट टॉपिक है, कास्ट सिस्टम, रिजर्वेशन, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अपना अपना सम्मत दे रहा है, कोई एक दूसरे को काउंटर कर रहा है, कोई एक दूसरे से सहमत हो रहा है, असहमत हो रहा है, तो उसी को जो है, उसी पे जो है कुछ निकल के आता है कि हमको और भविष्य में क्या करना चाहिए। इस तरीके की जब चीजें होती है तो उसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रॉमिंग, है ना। अधिक से अधिक विचार उत्पन्न करना, रचनात्मकता बढ़ाना। एक है भूमिका निर्वाह, रोल प्ले। एक ये भी विधि है जिससे कि बच्चों को सिखाया जाता है रोल प्ले। वास्तविक जीवन की स्थितियों का अभ्यास, यानी एक नाटक के माध्यम से किया जाता है, जहाँ पे जो वास्तविक जीवन होती है उसकी स्थितियों को प्रैक्टिस किया जाता है। इससे क्या होता है कि सहानुभूति और व्यवहारिक ज्ञान, सामूहिक आपके अंदर सहानुभूति पनपती है और व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ता है। और सहानुभूति कैसे पनपेगी, जैसे मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है, कॉलेज में गए पढ़ने। आपने सिर्फ पढ़ा कि जो गरीब होते हैं उनकी ये सब स्थितियां होती है, जो रोड पे कचरा चुनते हैं, जो बोतल इकट्ठा करते हैं, उनकी स्थिति बहुत बदतर होती है, आपने सिर्फ पढ़ा। तो उससे आपकी अंदर सहानुभूति नहीं जगेगी। अब आप रोल प्ले कर रहे हैं, आप कोई नाटक कर रहे हैं जिसमें आप कचरा चुनने की जो उनकी जो जीवन है उसको दिखा रहे हैं, तो आपको आप उसको रियलाइज करेंगे, उसके दर्द को, उसको फीलिंग को, उसके फीलिंग को। तो वहां से जो है आपकी सहानुभूति उसके प्रति, उस किरदार के प्रति, उस पूरे व्यवस्था के प्रति, जिस व्यवस्था के लिए आप काम कर रहे हैं, आप रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसके प्रति सहानुभूति आपका उत्पन्न होगा, व्यवहारिक ज्ञान भी जो है उत्पन्न होगा। अब छठा क्या है, सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, समूहों में सीखना, सामाजिक कौशल विकास करना। ठीक है। तो इसमें क्या है, समूहों में सीखना। सहकारी मतलब समूह, सामूहिक, सामूहिक ही तो होता है। कोऑपरेटिव हम लोग के यहाँ सोसाइटी भी तो होती है गांव में, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है, समूह को लेके चलते हैं, इस एक व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है, समूह रूप से। सामाजिक कौशल विकास होता है इसमें, है ना। आप देखिए, मैं आपको यकीन आप माने कि ये सारा जो पॉइंटर्स है इसको डिफाइन दो दो पैराग्राफ में किया गया है। मैंने बस उसके जो की पॉइंट्स है उसको निकाला है और बस पॉइंटर में डाल दिया है। समझ रहे हैं, मतलब इतना। आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो अगर मान लीजिए इसे अलाइन करके एक दो पॉइंटर्स और हो सकते हैं, स्वाभाविक है, तो उससे भी आपका सवाल बन जाएगा। क्योंकि आपका ना रीजनिंग उस स्तर पे हो जाएगा कि सहकारी मतलब क्या, समूह से जुड़ना, सामाजिक कौशल विकास करना। इस तरीके से ही होगा, व्यक्तिगत रूप से नहीं होगा। आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन एग्जाम हॉल में, है ना। तो बस पॉइंटर समझिए, उसकी जो शब्द है उस पे ज्यादा फोकस करके उसको समझिए। अगर मान लीजिए मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ किसी शब्द को, तो आप नोट कीजिए, गूगल कीजिए, चैट जीपीटी है, बाकी चीजें हैं, उस पर आप समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम उस पर और प्रयास करेंगे आपको समझाने का। बस आप जो है इस पॉइंटर को समझिए, आप इस जो लिखा हुआ है, जो शब्द लिखे हुए हैं उसको समझिए। बस बस उतना ही में काफी है, उतना ही में आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी क्या होता है, तो केस स्टडी का मतलब होता है एकल अध्ययन। एकल अध्ययन क्या होता है, एकल अध्ययन कोई एक व्यक्ति का अध्ययन हो सकता है, एक कम्युनिटी का अध्ययन हो सकता है, एक सोसाइटी का अध्ययन हो सकता है, एक स्लम का अध्ययन हो सकता है, उसको बोलते हैं केस स्टडी। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि वास्तविक
वास्तविक स्थितियों का विश्लेषण, है ना, वास्तविक स्थितियों का विश्लेषण, विश्लेषण करना, निर्णय लेने की क्षमता, मतलब विश्लेषण के बाद आप उसके कमियों को, अच्छाइयों को मूल्यांकन कर सकते हैं, फिर आप उसमें निर्णय लेने की क्षमता आप विकसित कर सकते हैं, है ना। आठवां क्या है कि पूछताछ आधारित अधिगम, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रश्न पूछकर सीखना, ठीक है। प्रश्न प्रश्न पूछ के सीखना, खोज और अन्वेषण, है ना। स्वाभाविक है, पूछताछ में आधारित अधिगम है तो क्या हुई होगा, पूछना ही तो मेन होगा ना। पूछताछ मतलब क्या, पूछ पूछ कर सीखना, प्रश्न पूछ कर सीखना, खोज करना, अन्वेषण करना, वही तो उसका मेन आधार होगा। अब नौवां में आते हैं, अनुभवात्मक अधिगम, अनुभवात्मक अनुभव अधिगम, एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंशियल लर्निंग, करके सीखना। स्वाभाविक है, अनुभव कब कब होगा आपको, अनुभव तभी होगा ना जब आप करेंगे। यू यू गेन एक्सपीरियंस कब, जब आप सीखेंगे, यू डू, यू गेन एक्सपीरियंस व्हेन यू डू। कभी कभी हम भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी का माहौल उतना अच्छा नहीं है, तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि अंग्रेजी थोड़ा सीख लिया जाए, अंग्रेजी बेहतर कर लिया जाए। बाकी आपको भी करना चाहिए, लेकिन वो एक समय से करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि यूजीसी नेट के जितने सिलेबस में जो टीचर्स हैं, उनसे पढ़ने के लिए आपको अंग्रेजी ठीक करना पड़ेगा। तो बताइए, एक तो और हम लोग के साथ तो कई बैरियर्स हैं। एक तो एक बैरियर है कि भाई एक अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, दूसरा मिल भी रहा है तो अंग्रेजी जो है उसको बेहतर कीजिए, तब उस आपका एक्सेसिबिलिटी वहां तक पहुंचेगा, पहुंच वहां तक पहुंचेगी आपकी, है ना। और एग्जाम में अगर हिंदी माध्यम के आपसे हैं तो एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी में उसमें अंतर मिलेगा, और जो यूजीसी है वो अंग्रेजी को प्रेफर करता है सही मानने में। तो कई हम लोग के पास कई वेरियर है। आप मतलब आप देखिए ना, किसी एग्जाम का निकाल लीजिए, या आप दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों में 4 से 5, कम से कम 2-3 तो रहता ही है जिसका अर्थ अलग होता है, ऑप्शन अलग होंगे, अर्थ अलग होंगे। अब क्या टिक किया जाए, है ना। तो इसीलिए जो है अंग्रेजी तो सीखना ही है, लेकिन अभी जो है आपका फोकस ये होना चाहिए कि हम नेट निकालें, उसके बाद सीखा जा सकता है, लेकिन नेट निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। और आप बस हमको फॉलो करते रहिए इस चैनल को, आपको नेट निकालने में फर्स्ट पेपर में जो भी मदद होगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि 40 के आसपास क्वेश्चन सही होंगे, और वो हम करवाएंगे, हम मिलके करेंगे। आप थोड़ा और एफर्ट कर देंगे तो वो ऊपर भी जा सकते हैं। तो अनुभवात्मक अधिगम, है ना, अनुभव से उत्पन्न हुआ जो अधिगम है उसको क्या बोलते हैं, अनुभवात्मक अधिगम, है ना। अनुभवात्मक अधिगम, जब भी आपको दिक्कत हो तो 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्या बोलते हैं, अनुभवात्मक अधिगम, करके सीखना, अनुभव आधारित समझ, ठीक है, अनुभव आधारित समझ। अब आते हैं थ्योरीज पे, है ना। कल जो है बताइए, मतलब कितना मैं मतलब अफसोस है मुझे कि कल मैंने सारा रिकॉर्ड किया था, लेकिन टेक्निकल जो है ग्लिच की वजह से वो सब मतलब ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो है हम फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। नहीं तो हम आज दूसरे टॉपिक्स को रिकॉर्ड कर रहे होते। एक तो समय नहीं है हमारे पास, मतलब बहुत व्यस्तता होती है। अभी देखिए कि रात के लगभग 12:30 बजने को हैं, और हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लगभग 1 बजे तक चलेगा। फिर उसको अपलोड करने में आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, तो 2 बज जाते हैं, तो फिर मुश्किल होती है हमारे साथ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके मैं आप तक पहुँचूँ पहुँचूँ और पहुँचाऊँ। लेकिन देखने को मिल रहा है कि ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना व्यू बढ़ रहा है, ना लाइक आ रहे हैं। तो डिमोटिवेट भी होता है, लेकिन मोटिवेशन भी होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, शुरू शुरू में ऐसा तो होता ही है, लेकिन होप नहीं छोड़ना चाहिए। आप तक पहुंचेंगे हम, और अच्छे तरीके से पहुंचेंगे, आपको सफल भी बनाने में मदद करेंगे, संसाधन भी देंगे। बस आपका सहयोग चाहिए हमें, बाकी तो वही है, वही जो राम रची रखा। तो चलिए अब थ्योरीज पे चर्चा करते हैं। ब्लूम द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। आप किताब अगर कोई टेक्स्ट बुक वगैरह देखते होंगे तो इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत आसानी से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ब्लूम के ने जो शिक्षण उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा है। ब्लूम ब्लूम क्या है, अब जैसे ब्लूम को याद रखिए, वैलून, ब्लूम से क्या, वैलून, ठीक। बैलून ने, ब्लूम क्या है, बैलून, बोलिए ना हमारे साथ, बोलिए बैलून, ब्लूम, ब्लूम बैलून।
तो बैलून ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा है ना? ये इसका ईस्वी क्या है? 1956, 1956, ठीक है? ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा है: हेड, हार्ट, हैंड, 3H, है ना? यहाँ पे हम आपको दे दें 3H, 3H, हार्ट, हार्ट, हैंड, हेड, ठीक है? अब अब जो है आपको थोड़ा सा कंसिस होना है, अब कुछ नहीं करना है, आप एकदम सिर्फ सुनिए हमारी बात को। जो हेड होता है हमारा वो क्या करता है? सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। जो हेड है हमारा वो क्या करता है? सोचता है, विचारता है ना? बौद्धिक क्षेत्र इसको बोलते हैं, है ना? तो इसको जो है बौद्धिक क्षेत्र, ये हमारा बौद्धिक क्षेत्र हो गया, ठीक है? जो हार्ट हमारा है इसको कॉग्निटिव बोलते हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखेंगे, बौद्धिक क्षेत्र कॉग्निटिव। जो हार्ट हमारा है, किसी से प्रेम होता है तो दिमाग से करते हैं प्रेम, कि हार्ट से करते हैं, है ना? हार्ट से करते हैं ना, कोई इमोशन कोई फीलिंग जो होता है वो क्या होता है, किससे होता है? हार्ट से होता है। तो ये होता है भावनात्मक क्षेत्र, भावना ही से जो प्रेम होता है ना। हैंड जो होता है, हैंड किस लिए होता है? काम करने के लिए होता है, तो क्रियात्मक या मनोसंचालित क्षेत्र होता है। अब मन को जो है, मन आपको बोला कि अभी चाय पीना है, ठीक बात है, तो मन तो बोल दिया, तो चाय किससे पीजिएगा? हाथ से। खाना खाना है तो किससे खाइएगा? हाथ से। क्रियात्मक है, क्रिया करती है, क्या? मनोसंचालित क्षेत्र है, यानी मन से, मन को, मन जो है इसको संचालित करती है, हैंड को, ठीक है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइको मोटर्स, ये तीन आपको दिमाग में आ गया ना? हेड बौद्धिक, हार्ट भावनात्मक प्रेम प्यार, बौद्धिक सोच चिंतन, हैंड क्रियात्मक क्रिया, ठीक है? अब इसके अंदर भी सब कैटेगराइज है, उस पर चर्चा करते हैं। अब जैसे देखिए, बौद्धिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव को संज्ञानात्मक बोलते हैं, है ना? हेड, यह क्षेत्र, यहाँ पे जैसे लिखा ही हुआ है, यह क्षेत्र जो है, कहाँ ये है ना, यह क्षेत्र सोचने समझने, है ना, सोचने समझने और ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित है। बस वही बात है जो हमने ऊपर दोहराया। ब्लूम ने इसे 6 स्तरों में विभाजित किया है, 6 स्तरों में वो ब्लूम ने इसे विभाजित किया है। अब क्या क्या है? ज्ञान, नॉलेज, ठीक बात, बोध, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो पहला क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान का मतलब क्या? तथ्य या सूचनाओं को याद रखना, यानी कोई फैक्ट्स है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसको याद रखना, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं, है ना? तो हमारे जो को स्कॉलर्स हैं, उनका मैसेज आ रहा है ग्रुप में, वो सब अपना कुछ कर रहे होंगे। चलिए, तो ज्ञान का मतलब क्या है? तथ्यों या सूचनाओं को याद रखना, ठीक है? बोध समझ, बोध मतलब क्या? किसी चीज को जो याद किया हुआ चीज है उसके बारे में आपकी, आपको समझना। ज्ञान क्या है? उसको याद रखना। बोध मतलब क्या है? समझ मतलब क्या है? समझना। मतलब सिंपल है, बोध मतलब समझ, सीखी हुई बातों को अपने शब्दों में समझना, ठीक है? बोध या समझ मतलब सीखी हुई बातों को अपने शब्दों में समझना, ठीक है? अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, सीखी बातों को व्यवहारिक प्रयोग करना, ठीक है? विश्लेषण, जानकारी को भागों में बांटकर उसका अध्ययन करना। अब देखिए, चार है, दो नीचे ही होगा, संश्लेषण होगा और मूल्यांकन होगा। अब देखिए, इसको अगर हम चयन के माध्यम से समझे तो आपको बहुत आसानी होगी। ज्ञान, सबसे बुनियाद क्या है? ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या? तथ्यों को सूचना, तथ्यों या सूचनाओं को याद रखना, ठीक है? बोध यानी समझ, बोध या समझ, सीखी हुई बातों को अपने शब्दों में समझना, ठीक है? जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण ले लेते हैं कि ईमानदारी है, हॉनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, एक हम लोग के यहाँ मतलब एक हम लोग मुहावरा यूज करते हैं ना, हॉनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है अच्छी नीति है, ठीक है? तो ये हो गया, याद हम किए तो ये हमको, ये हमारा ज्ञान हो गया। अब इसको हम समझे कि सही में ईमानदारी जो है अच्छी पॉलिसी है ना? तो दो तीन उदाहरण के साथ हम जोड़ के देख लिए कि जो ईमानदार रहा वो उसके जीवन, मतलब तनाव मुक्त रहा, इस तरीके से, जैसे महात्मा गांधी लिखते हैं अपनी किताब हिंद स्वराज में। तो वो हुआ, है ना? अब जो है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, यानी उसको हमने अप्लाई किया,
अपने जीवन में कि भाई कोई 5 रुपया अगर किसी दुकानदार ने हमको ज़्यादा दे दिया तो हम उसको लौटा दिए, है ना। तो ये अनुप्रयोग हो गया। विश्लेषण, अब जानकारी को भागों में बांटकर उसका अध्ययन करना, है ना, कि भाई अगर हम किसी को जो ये ज्ञान है, ज्ञान जो हॉनेस्टी है, हॉनेस्टी जो बेस्ट पॉलिसी है, तो इसको हम बांट के देखते हैं कि ऐसा क्या है इसमें कि ये बेस्ट पॉलिसी है। हॉनेस्टी बेस्ट पॉलिसी क्यों है ना। जिसको बांट का हम अध्ययन करते हैं, बांट के इसमें जो है चीजों को इकट्ठा करते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं विश्लेषण, है ना। कोई और उदाहरण आप ले सकते हैं जो और इस पे सूट करे, पूरी प्रोप्रिएट हो। देख रहे हैं हम अंग्रेजी का शब्द यूज कर रहे हैं। हमको भी नहीं आता था, महाराज अंग्रेजी नहीं अभी भी नहीं आता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और मजबूत किया जाए। हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं, वर्नाकुलर बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम लोग को तो भाई कंपटीट करने में सिलेबस के अलावा एक बाधा होती है अंग्रेजी की, है ना। तो और वो बाधा जो है बहुत बड़ी बाधा है, हम नहीं उसको काउंटर कर पाते हैं बाकी लोगों को, और उस तरीके का हमको ना रिसोर्स मिल पाता है, ना हमको उस तरीके के शिक्षक मिल पाते हैं जो हमको मतलब चीज़ों को गाइड कर सकें। तो मैं बस, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य बस वही है कि आप तक बहुत आसान भाषा में चीज़ों को लेके आया जाए, संसाधनों को पहुंचाया जाए, जिससे कि आपको मदद मिले यूजीसी नेट के एग्जाम में पास करने में। बाकी आप उसके बाद तो आप कर ही लेंगे जो करना होगा, लेकिन इस एग्जाम के लिए आपको अंग्रेजी बैरियर ना हो, वर्नाकुलर बैकग्राउंड का। नहीं तो मैं इसको अंग्रेजी में, और मैं आपको बताऊं सही में कि हिंदी से ज़्यादा ना डिमांड अंग्रेजी की है इस सेक्टर में। अगर मैं इसको ट्रांसलेट कर दूं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसलेट करके या उस पर बोल लूँ, पढ़ के करूँ, तो अच्छा व्यू आएगा। मुझे पता है अच्छा व्यू आएगा, बहुत जल्दी मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा। लेकिन फिर वही है कि जिसको मैंने फेस किया है ना, उसको फिर कैसे किया जाए, लोगों मतलब एक होता है ना कि मतलब एक मोरल्स, बाद में मैं वही करूंगा समय आने पे। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि मैं दो तीन चार पांच बैच ऐसे में पढ़ाऊं जिसमें जो है बहुत आसान भाषा में आसानी से पहुंचे लोगों तक, और एक अच्छा संख्या में जो है गांव के बच्चे रिजल्ट लेके आए। प्रतिभा की कमी कहाँ है। हम जब गांधी फेलो थे तो वहाँ पे जो जिन कलेक्टर के अंदर हम काम करते थे, डीएम के अंदर, तो उसने उन्होंने एक बहुत मार्केबल बात बोला, जिसमें मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, मैंने एक किताब भी लिखी है। मैं इस पर कभी और में बात में चर्चा करूंगा कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं ना, उसमें पोटेंशियल की कमी नहीं होती है, बस निगेटिविटी थोड़ी होती है। निगेटिविटी थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन पोटेंशियल की कमी नहीं होती है। अगर उनको सही रास्ते दिख जाए, पहाड़ तोड़ देंगे। ये चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत भी हूँ। चलिए विषय पे आते हैं, विषयांतर नहीं होना है, समय की कमी है आपको भी और मेरी मुझे तो है ही। तो संश्लेषण आते हैं, सृजन, संश्लेषण, विभिन्न विचारों को जोड़ के नई चीज बनाना। अब देखिए विश्लेषण में क्या होता है कि एक विचार को तोड़ना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, उसका अर्थ निकालना, ठीक है। और संश्लेषण में क्या होता है कि विभिन्न विचारों को जोड़कर एक चीज बनाना, कई विचारों को जोड़ के एक चीज बनाना, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है, मूल्यांकन, किसी विषय या कार्य का मूल्य या निर्णय करना, यानी आप कितना सफल हो पाए, मूल्यांकन का मतलब यही होता है। तो आप समझ गए ब्लूम का ये संज्ञानात्मक क्षेत्र, समझ गए। हेड, हेड मतलब सोचने समझने की क्षमता, उसमें क्या आता है, ज्ञान आता है, बोध आता है, अनुप्रयोग आता है, एप्लीकेशन, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, मूल्यांकन आता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है। एडरसन और कैथवोल 2001 में इन्होंने थोड़ा संशोधन किया। क्या किया कि इन्होंने कंप्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग और सिंथेसिस को क्रिएशन में बदला। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले ही इसको मेंशन कर दिया है कि संश्लेषण को ना यहाँ पे सृजन में बदल दिया इन्होंने, ठीक है। सृजन मतलब क्या, सृजन करना, और कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग में। देखिए तो ये जो बोध है इसको अंडरस्टैंडिंग में, मतलब सब बोध को समझ में बदल दिया, हमने पहले इसको जोड़ दिया था। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि एडरसन और कैथवेल ने 2001 में थोड़ा सा संशोधन किया था। किसमें, किसमें किया था बताइए, कॉग्निटिव में, संज्ञानात्मक में, हेड में, हेड में, है ना। साथ ही चार प्रकार के उन्होंने ज्ञान के चार प्रकार बताए। तथ्यात्मक, तो इसको भी ध्यान में रखना है, फैक्चुअल, वैचार की, कंसेप्चुअल, प्रक्रियात्मक, प्रोसीड्यूरल, और मेटा कनेक्टिविटी, है ना, ज्ञान का ज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी हम नीचे में इसका हम लगाए हैं डायग्राम, आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। अब आते हैं भावनात्मक क्षेत्र, हार्ट, प्रेम,
नफरत, घृणा, सम्मान, सहानुभूति, सब कहाँ का क्षेत्र है? प्रेम का, हॉट का। भावनात्मक, यह क्षेत्र भावना और दृष्टिकोण और मूल्यों से जुड़ा होता है। ठीक है, भावना, दृष्टिकोण और मूल्यों से जुड़ा होता है। इसके 5 स्तर होते हैं। अब देखते हैं 5 स्तर क्या क्या होते हैं। आग्रहण, रिसीविंग, सीखने की इच्छा दिखाना, है ना। सीखने की क्या होता है? इच्छा दिखाना, आग्रहण। ठीक है। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, सीखने में भाग लेना। अब देखिए, इसको भी अगर हम सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सीखने की इच्छा दिखाना। अब मान लीजिए कि जैसे कि आप हमसे आपके सब पास में गया और बोला कि आपका नाम राहुल है, राहुल आप टीचर हैं, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। तो ये हो गया, क्या हो गया? रिसीविंग, आग्रहण। ठीक है। फिर आपने सहमति दे दी तो हम उस क्लास में बैठ गए, है ना। आपने हमको पढ़ाना शुरू कर दिया। अब तीसरा क्या है? मूल्यांकन, सीखी बातों का मूल्य देना। मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं उसका हम खुद मूल्यांकन कर रहे हैं कि भाई हम कितना सीख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आपके पास पहुंचे वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। संयोजन, मूल्यों को व्यवस्थित करना, यानी जो हमने सीखा उसको अपने अंदर जो है वो स्ट्रक्चराइज कैसे करें, मतलब उसका जो व्यवस्थित व्यवस्थित है उसको कैसे करें। और लास्ट में क्या है? निरूपण, कैरेक्टराइजेशन, मूल्यों को अपने व्यवहार में लाना। समझ गए आप? चैन से देखिए, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, याद करने समझने की, बस समझने की जरूरत है कि सीखने की इच्छा दिखाना, पहला स्टेप। दूसरा कि सीखने में भाग लेना, ठीक बात है। तीसरा, जो सीखी बातों को मूल्य देना, मतलब उसका मूल्यांकन करना कि हम जो सीख रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अब जो सीख लिए, जो सही मान लिए, तो फिर उसको व्यवस्थित करना, अपने ज्ञान में उसको उतारना। और चौथा चौथा लास्ट में जो ज्ञान है उसको व्यवहार में लाना। बस, हार्ट का काम समाप्त। अब मनोसंचालित यानी हैंड आ गया। तो यह क्षेत्र जो है कौशल, कार्य और शारीरिक समन्वय से जुड़ा हुआ है। इसके 5 स्तर है ना। अनुकरण, है ना। इमिटेशन, किसी कार्य को देखकर उसकी नकल करना, समझ रहे हैं ना। किसी कार्य को देखकर उसकी नकल करना। हस्त कौशल, उपकरणों के प्रयोग से अभ्यास करना। परिशुद्धता, अभ्यास से कार्यों में शुद्धता लाना। स्पष्ट अभिव्यक्ति, कार्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। प्रकृतिकता, नेचुरलाइजेशन, कार्यों को स्वाभाविक रूप से दक्षता से करना। अब देखिए, इसमें सिर्फ आपको कार्यों से जुड़ा हुआ चीज ही दिखेगा, जो कि हैंड है। हैंड का काम ही होता है खटना, काम करना, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यह क्षेत्र कौशल, कार्य और शारीरिक समन्वय से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कौशल, कार्य और शारीरिक समन्वय से जुड़ा हुआ है। अनुकरण, किसी कार्य को देख के उसकी नकल करना। इसको भी चयन के माध्यम से आप समझिए। ये किसी कार्य को देखकर उसकी नकल करना। उपकरणों के प्रयोग से अभ्यास करना। ठीक है, जब नकल किए तो उसका अभ्यास करना। अभ्यास में से कार्यों में शुद्धता लाना। ठीक है, बार बार करने से उसमें, है ना, एक बहुत अच्छा वो था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे स्कूल में कि रसरी आवत जात है, सिर पर परत निशान, है ना। क्या है उसका पूरा? अ, मैं भूल रहा हूँ कि करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रसरित आवत जात है, सिर पर पड़त निशान, है ना। तो वही है कि अभ्यास से कार्यों में शुद्धता लाना, कार्य को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना और कार्य को स्वाभाविक रूप से दक्षता से करना। ठीक है, समझ गए आप? अब साथियों, ये जो 3 चीज है, ब्लूम का बैलून का जो 3 भाग बटा है उन्होंने 3H में, हार्ट, हैंड और हेड। अब तीनों को आप अगर समझ गए होंगे तो इसमें से मतलब 1-2 सवाल तो ऐसे ही पूछ देता है हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में, है ना। तो वो बन जाएगा आपको। ठीक है। अब नीचे थोड़ा देख लेते हैं, ये जो 1956 में ब्लूम ने दिया था, है ना, और ये जो है एडरसन और क्रॉथबेल ने दिया है। ठीक है। तो इसमें इन्होंने नॉलेज को दिया, कंप्रीहेंशन, ये हिंदी में नहीं मिला इसलिए अंग्रेजी में ही लगाना पड़ा। एप्लीकेशन दिया, एनालिसिस दिया, सिंथेसिस दिया और एवोल्यूशन दिया। इसमें इन्होंने एवोल्यूशन को चेंज करके क्रिएट कर दिया, है ना। और जो है कंप्रीहेंशन को चेंज करके अंडरस्टैंड कर दिया। बाकी सब एक ही है, एनालिसिस को एनालिसिस कर दिया, मतलब शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन मतलब एक ही है। सिंथेसिस को एवल्यूएट कर दिया, मूल्यांकन, नॉलेज को रिमेंबर कर दिया, एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया। तो कुछ मुश्किल नहीं है, बस 2 याद रखना। इवेल्युएशन को क्रिएट क्रिएट है ना, और कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंड। ठीक है, बाकी सब वही है।
अगर आप शब्दों के रूप में याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे एक और अच्छा डायग्राम, मतलब ये है, चित्र दिया हुआ है, इमेज हमने जोड़ा है। ब्लूम के टैक्सोनॉमी: क्रिएट, एवलुएट, एनालिसिस, अप्लाई, अंडरस्टैंड और रिमेंबर। ठीक है, तो ये है ब्लूम का। आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, जिससे और आप मजबूत हो सकता है ना। प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क, जस्टिफाई स्टैंड और डिसीजन, है ना। ड्रॉ कनेक्शन अमॉन्ग आइडियाज, यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू, इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, सिचुएशंस, एक्सप्लेन आइडियाज और कंसेप्ट्स, रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कंसेप्ट्स, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए, अब गेगने और बिक्स का शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हैं, है ना। तो इन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को 5 श्रेणियों में बांटा है। किसने? गेगने और ब्रिक्स ने। इसने कौन सा बांटा है? बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल, समस्या समाधान करना, सिद्धांत और नियम सीखना। इंटेलेक्चुअल स्किल क्या, इंटेलेक्चुअलिटी क्या होता है, बौद्धिकता क्या होती है? बौद्धिकता का क्या मतलब होगा? आपसे मैं पूछूं कि बौद्धिकता मतलब क्या, तो आप क्या बताएंगे? बौद्धिकता मतलब, बेसिक मतलब ये है कि किसी समस्या को समाधान करना, सिद्धांत और नियम सीखना, ज्ञान को अपने अंदर लाना। सिंपल बात है। ठीक है। ज्ञानात्मक रणनीतियां, अपनी सीखने की विधि और सोचने की क्षमता को सुधारना। ठीक है। ज्ञानात्मक रणनीति, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। ठीक है। चलिए तीसरा चलते हैं। मौखिक सूचना, वर्बल इंफॉर्मेशन, बोले या लिखे रूप में जानकारी देना और व्यवस्थित करना। ठीक है। मौखिक वर्बल इंफॉर्मेशन बहुत सामान्य चीज है, आपको पता होगा। संचार या मोटर कौशल, शरीर, तंत्रिका और स्नायु प्रणाली का समन्वय। मनोदृष्टि, एटीट्यूड, व्यक्ति की मानसिक स्थिति, दृष्टिकोण और व्यवहार। ठीक है। गेगने के सीखने के 9 स्तर है। अब हमने इसको देख लिया, गेगने और ब्रिक्स ने 5 भागों में बांटा है: बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल, ज्ञानात्मक रणनीति, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, मौखिक सूचना, वर्बल इंफॉर्मेशन, संचार या मोटर कौशल, मोटर स्किल, मनोदृष्टि, एटीट्यूड। ठीक है। गेगने के सीखने के 9 स्तर हैं: ध्यान आकर्षित करना, छात्रों को ध्यान खींचना, रोचक शुरुआत करना, उद्देश्य बताना, क्या सीखना है बताना, स्पष्ट लक्ष्य देना, है ना। दूसरा तीसरा है पूर्व ज्ञान को याद करना, पहले सीखी चीजों को याद रख दिलाना, पुराने ज्ञान उससे जोड़ना, सामग्री प्रस्तुत करना, नया विषय पढ़ना। चौथा है, पांचवा है मतलब चौथा में ही है सरल तरीके से समझना। पांचवा है मार्गदर्शन देना, उदाहरण देना, सही दिशा दिखाना। छठा है प्रदर्शन करवाना, छात्रों से अभ्यास करवाना, उससे जवाब काम करवाना, फीडबैक देना। सातवां है सही गलत बताना, सुधार में सुझाव देना। आठवां है मूल्यांकन करना, टेस्ट जांच करना, टेस्ट और या जांच करना, सीखने में का स्तर जानना। नौवां है स्थायित्व और संस्थानांतरण बढ़ाना। संस्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, चीजें सीखी और सीखी चीजों को लंबे समय तक याद रखना, नए हालात में उपयोग करना। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और डीप ड्राइव किया जाए, बताइए। गेगने ने सीखने के 9 स्तर बताए हैं। पहला स्तर क्या है? ध्यान आकर्षित करना। आप किसी बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसको कैसे सिखाएंगे? पहले उसको बोलेंगे, ए बाबू इधर आओ, उसका ध्यान आकर्षण करेंगे, ध्यान खींचेंगे, रोचक शुरुआत करेंगे, अब उसको आ गया तो उसको कुछ कहानी सुनाएंगे, है ना। जैसे आपको उसको जैसे कि मैंने आपको शुरुआत किया अभी पढ़ाने में, तो मैंने मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव ध्यान आकर्षण का तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं, आप देख लीजिए कि मैंने अपना परिचय दिया, है ना। मैंने बताया कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने एक स्पेसिफिक जो ऑडियंस है उसको टारगेट किया, मतलब उनके सामने उनके लिए ही बनाया। मतलब इस पूरे वीडियो को हमने उस वो समेट दिया छोटा सा एक भाग में कि भाई ये वीडियो जो है अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए नहीं है। अब देख भी सकते हैं, उनको समझ में आ रहा है तो देख के क्या ही दिक्कत है, लेकिन ये वीडियो जो है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। तो हमने आपका सीधा ध्यान आकर्षण कर लिया। अगर कोई हिंदी माध्यम का बच्चा देख रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि अरे हाँ, मतलब आ गया भाई, अपना वीडियो आ गया। ठीक है। रोचक शुरुआत नहीं किया, इसको करने की जरूरत है हमको, हम कुछ सीखेंगे और नया है, थोड़ी सीखने की जरूरत है हमें भी। उद्देश्य बताना, हमने आपको उद्देश्य बताया, क्या सीखना है, क्या बताना है। स्पष्ट लक्ष्य देना कि भाई हमको यूजीसी नेट जून 2025 26 नेट जे पास करना है, यानी फर्स्ट पेपर में। अब सेकेंड पेपर का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन फर्स्ट पेपर में 40 के आसपास, 39 हो सकता है, 42 हो सकता है,
प्रश्न सही करके आना है। उद्देश्य बता दिया, उद्देश्य पूर्व ज्ञान को याद करना। हमने अभी देखा कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। पहले सीखी चीजों को याद दिलाना, पुराने ज्ञान से जोड़ना, ठीक बात है। सामग्री प्रस्तुत करना, अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने नए विषय पढ़ाने के लिए, है ना। मार्गदर्शन देना, आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको जो है सो संसाधन की कमी आपके पास है, लेकिन फिर भी आप जहाँ तक हो सकता है हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेंगे, तो आप वहाँ जुड़ जाइए। तो मार्गदर्शन आपको, आपके साथ हमारी बातचीत हो रही है, मार्गदर्शन दे रहा हूँ। प्रदर्शन करवाना, अब देखिए ये प्रदर्शन करवाना ये ऑफलाइन हो जाता है कि आप मतलब जैसे अगर आप ऑफलाइन में हम आपसे आपको पढ़ा रहे होते, तो आप जो है हर एक यूनिट के बाद आपसे मैं प्रेजेंटेशन बनवाता कि बताइए आप क्या समझे, है ना। फीडबैक फीडबैक देना, तो आप अभी भी हमको फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, है ना। मूल्यांकन करना, तो टेस्ट वगैरह आप जब एग्जाम लास्ट समय आएगा एग्जाम से पहले, तो उसमें हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे या फिर टेस्ट सीरीज का कुछ करेंगे, तो उसमें आपका मूल्यांकन भी होगा, है ना। स्थायित्व और संस्थानांतरण बढ़ाना, है ना। सीखी चीजों को लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए, तो आप बार बार उसको रिपीट करेंगे, है ना, प्रयोग करेंगे, तो उससे जो है स्थिति होगी। तो आप समझ गए ना, नौ कुछ मुश्किल नहीं है। तब आप खुद से रिलेट कर लिए लिया जाए, जहां भी आपको लगे कि मुश्किल हो रही है, खुद से रिलेट कर लिया जाए, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप, है ना। ध्यान आकर्षण करना, उद्देश्य बताना, पूर्व ज्ञान को याद करना, सामग्री प्रस्तुत करना, मार्गदर्शन देना, प्रदर्शन करवाना, फीडबैक देना, मूल्यांकन करना और स्थायित्व और संस्थानांतरण बढ़ाना, ठीक है। अब जो है इसका तुलना है, क्या छोड़ दिया जाए या इसको कंप्लीट ही कर दिया जाए। हाँ, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ब्लूनर का जो सर्पिल पाठ्यक्रम है इसको कल देख लेंगे। तो देखिए अब जो है तुलना जो है, हम चूंकि हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है उसको माइंड मैप में कैसे जोड़ा जाए, तो उसके लिए हमने एक टेबल बनाया है कि ब्लूम का जो वर्गीकरण है ना। ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो संपूर्ण शिक्षण उद्देश्यों को तीन क्षेत्र में बांटता है ना। हमने देखा तेरियच, हेड, हॉट, हैंड, देखा कि नहीं देखा बताइए आप, देख लिया। और गेगने और ब्रिक्स का जो वर्गीकरण है वो शिक्षण प्रक्रिया को विशिष्ट कौशल को वर्गी मतलब शिक्षण प्रक्रिया को विशिष्ट कौशल को वर्गीकृत करना, ठीक है। इसमें मुख्य क्षेत्र क्या है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, है ना। मनोसंचालित, संज्ञानात्मक, दूसरा तीसरा क्या, बीच वाला क्या था, भावनात्मक, ठीक है। इसमें क्या है, अभी हमने ऊपर देखा पांच भागों में जो बांटा है, इंटेलेक्चुअल स्किल, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल और एटीट्यूड, ऊपर हमने देखा है ना। यहाँ अंग्रेजी ऊपर हिंदी है, आप वहां देख सकते हैं। सीखने फोकस क्या है, सीखने के स्तर और प्रक्रिया, और इसमें क्या है, सीखने के परिणाम और उपयोग, ठीक है। उपयोग क्या है, शिक्षण उद्देश्यों और मूल्यांकन की योजना बनाना, और व्यवहारिक प्रशिक्षण और सीखने के डिजाइन में उपयोग करना, ठीक है। तो आप इसको बड़े ध्यान से देख रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। हमने 30 पेज तक पढ़ लिया है, यहाँ पे देखिए 56 पेज का हमने एक पीडीएफ बनाया था, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ही पूरा नोट्स है, और सिर्फ पॉइंटर्स में ही है, आपको कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं मिलेगा जो एक पैराग्राफ में हो, सिर्फ पॉइंटर्स में है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आसान से आसान, जितना आसान हो सकता था उतना आसान हमने प्रयास किया है, क्योंकि हो सकता है कि आपको फिर भी लग रहा हो कि थोड़ा मुश्किल जाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और इसको इंटरेस्टिंग किया जाए। आसान भाषा तो ले ही आया हूँ, और इसको विजुलाइज किया जाए, आपको एकदम दिमाग में बैठा ही दिया जाए कि भाई कुछ भी पूछ लो, है ना। क्योंकि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, मतलब आप देखिए कि इसके बारे में किताबें पे किताबें लिखी गई है, लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम मतलब यूजीसी नेट वो सिर्फ बेसिक पूछती है ना। तो हम उसके आधार पे जो है जो तीन तीन चार किताबें हैं हमारे पास, वहां से हमने सारे कंटेंट को लेके अपना कुछ जो नोट्स है उसको लेके, फिर डॉट्स को इकट्ठा करके, फिर उसको अलग अलग भागों में बांट के, फिर उसको जो है और छोटा करके आपके सामने लेके आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है पढ़ के आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप अभी तक का जितना पढ़े हैं, आप क्वेश्चन उठा के देखिए कितना बनता है, आप हमको बताइए कितना नहीं बनता है, आप वो भी बताइए हमको, है ना। क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे नंबर आएंगे आपके, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये भी होता है कभी कभी यूजीसी ना
आउट ऑफ सिलेबस से पूछ देती है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड इतना बड़ा है, उसका सिलेबस ही कहीं से पूछ देगी, तो वो आपसे भी नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि उतना डेप्थ कोई पढ़ाता भी नहीं, कोई पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने में अकेले 100 घंटा लगता है, अगर पूरा अच्छे से पढ़ाए तो, पूरे सिलेबस को कवर किया जाए तो उसमें ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है सफिशियंट है, बहुत है। और ये सिर्फ यूजीसी नेट के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड आ रही है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम है ना, बीएड वगैरह को छोड़ दिया जाए तो चूंकि वहाँ तो सीधा वो भी है, इसका क्रेडिट ही होता है। तो जैसे सेट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, वहाँ पे अगर आ रहा है तो इससे जब बाहर सवाल नहीं आएगा, अगर आएगा तो किसी से नहीं बनेगा, तो आपसे भी नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस, आपसे यही एक अपेक्षा है कि आप हमको मोटिवेट करें सब्सक्राइब वगैरह करके। बाकी हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू वीडियो आता रहे, जितना भी अ, करना पड़े हमको प्रयास मेहनत हम करते रहेंगे। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको पढ़ते रहिए, जहाँ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम आप जुड़ जाइए, ये समाप्त होने के बाद मैं पूरा पीडीएफ उसमें डाल दिया करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।